इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज आएगी, क्या क्या डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन यहाँ पर अलग से ही डायरेक्टली करते हैं। डेफिनेशन कौन कौन सी चीजें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी, एक तो लैंड आएगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, लैंड आएगी जिसका अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज है। इसके अलावा बिल्डिंग आएगी जो कंपनी की अपनी ऑनरशिप में हो, कंट्रोल में हो, और हम ऑपरेटिंग लीज पर रेंट पर इसे दें। बिल्डिंग आएगी जो कि वैकेंट हो, खाली पड़ी हुई है, लेकिन हमने रखा हुआ है इसे रेंट पर देने के लिए। ठीक, रेंटल अर्न करने के लिए। प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या आपकी प्रॉपर्टी है वो आपने बनाई है किस मकसद के लिए, ऑपरेट कंस्ट्रक्ट की गई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करने की। तो ये चार पांच चीजें हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी जो इंटेंडेड फॉर सेल हो वो IS2 इन्वेंट्री में डील होगी। ऐसी बिल्डिंग प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का लफ्ज है, जो इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट फॉर सेल हो, मकसद उसका बाद में बेचना हो, तो ये भी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में आ जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, जो कि हम खुद यूज कर रहे हैं या फ्यूचर यूज के तौर पर हमने उसको यूज करना है, एक स्पेशल चीज है। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने अपने एम्प्लॉय को दी हुई है, उससे चाहे हम रेंट भी ले रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक स्पेशल चीज है जिसके ऊपर एग्जामिनर डॉज का। प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग लीज्ड एज अ फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज लफ्ज लिखा हो तो एक हिसाब से ये सेल को बोला जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी अगर आप बना रहे हैं, आप कह लें डीलर हैं, तो फिर ये भी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये होगी कहानी, कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है कि आपने खरीदी और रख दी ताकि इसकी कैपिटल वैल्यू बढ़े। लैंड खरीदी और रख दी, 20-20 साल पहले की लैंड खरीदी हुई है, किताबों में आ रही है सिर्फ सिर्फ चंद लाख की, आज करोड़ों की है। खरीदी आपने फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, खरीदा इस मकसद के लिए। एक लाहौर के सेंटर, हफीज सेंटर के पास गुलबर्ग में आपने प्लाजा खरीद लिया, या वहां पर लैंड खरीद ली और लैंड को छोड़ दिया, ये होगी कैपिटल एप्रिसिएशन। एक प्लाजा खरीद लिया, रेंट पे चढ़ा दिया, ये हो गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्लाजा खरीद लिया, दो मकसद हैं, इसकी वैल्यू भी बढ़े और साथ वहां पर आप यूज करना शुरू कर दिया आपने। अब भले मकसद साथ कैपिटल एप्रिसिएशन तो हर वक्त होता है इंसान का, सिर्फ मकसद कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए, साथ खुद यूज ना कर रहे हो। लैंड खरीद के छोड़ दिया बस, कई लोग खरीदते हैं, हम छोड़ देते हैं ना, लैंड पड़ी हुई है, यूज भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, पड़ी हुई है। तो ऐसी लैंड जो खरीद के रख छोड़ी है, पड़ी हुई है, उसका यूज का पता ही नहीं है, अनडिटरमिन्ड यूज है, तो वो होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा प्लाजा खरीदा, सेंटर ऑफ लाहौर में खरीदा, सेंटर ऑफ फैसलाबाद खरीदा, सेंटर ऑफ कराची खरीदा, सेंटर ऑफ इस्लामाबाद खरीदा, सेंटर ऑफ पिंडी में खरीदा, लेकिन वहां पर ही हेड ऑफिस बना लिया। अब दोनों काम हो रहे हैं, ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होगी। अगर पोर्शन की कहानी हो जाए, मीन्स कुछ हम यूज कर रहे हैं, कुछ हमने रेंट पर दे दिया है, तो देखना पड़ेगा कि अगर आप इससे अलहदा से सेल आउट कर सकते हैं तो ये बनेगी पोर्शन ऑनर ऑक्युपाइड, पोर्शन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल,
ये एक बिल्डिंग है ऐसी, है एक ही बिल्डिंग, ये आपने रेंट पे दी हुई है, ये आप यूज कर रहे हैं। अब इसको अलग अलग करके बेचा जा सकता है, पॉसिबल है। तो ये वाला हिस्सा जो रेंट पे दिया हुआ है ये क्या करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करो, पोर्शन कर लो। ये वाला जो हिस्सा यूज कर रहे हो इसे क्या करो, आइए 16 के तहत डील करो। एक अदद बिल्डिंग है, इसको अलग अलग बेचा नहीं जा सकता, रखा हुआ है। अब आपका, आपने हाफ रेंट दे दिया, हाफ यूज करनी, अलग अलग करके बेचा नहीं जा सकता। तो देखना ये है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब होगी जब इनसिग्निफिकेंट पोर्शन सिर्फ यूज में, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के तौर पे आएगी, IS 16 की तहत डील होगी, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है। 50-50 की कहानी है, तकरीबन 40% भी इनसिग्निफिकेंट नहीं होता। इनसिग्निफिकेंट ये 5, 7, 8%, 10% तक बाय मैक्सिमम। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी है जिसमें बस आपने एक फ्लोर कह ले क्या किया हुआ है, यूज कर रहे हैं, बाकी सारा क्या किया हुआ है, रेंट पर दिया हुआ है। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर होगी, क्योंकि अलग से बेच नहीं सकते। अब इनसिग्निफिकेंट बस यूज नहीं है। क्लियर? कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली और कैन बी सोल्ड सेपरेटली, अलहदा बेच सकते हैं, पोर्शन क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, अलहदा से नहीं बेच सकते। बिल्डिंग इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब होगी अगर पोर्शन यूज एज ऑनर ऑक्युपाइड इज इनसिग्निफिकेंट, तब ये क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अदरवाइज आइए 16, एंसिलरी सर्विसेज, अगर जो सर्विसेज साथ दी जाती हैं वो मेजर पार्ट हो सकती है या मेजर पार्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल बनाते हैं, रहने के लिए लोग आते हैं, कमरा किराए पर लेते हैं, वहां पर आते हैं, वहीं पर ही खाना सर्व होता है, वहीं पर ही कपड़े भी उनके क्लीन अप हो जाते हैं, सब कुछ होता है। तो यहां पर सर्विसेज एक मेजर काम है। ऑन अदर हैंड, एक प्लाजा है जहां पे दुकान रेंट पर दी हुई है, वहां पर गार्ड भी रखा हुआ है, वहां पर साथ सर्विसेज जनरेटर की भी अवेलेबल है, लेकिन ये मेन सर्विसेज नहीं है। अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट हो, सच एज होटल सर्विसेज, तो ये ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कंसिडर होगी, IS 16 के तहत डील है। और अगर सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, गार्ड्स रखे हुए हैं, तो इस सूरत में बिल्डिंग अगर किराए पर है तो ये क्या कंसिडर होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर। यहां पर जजमेंट रिक्वायर्ड होगी ऑब्वियसली, ये सर्विसेज किस किस्म की है। तो सो सिंपल एज दिस, जो एग्जांपल्स आई हैं, अगर होटल वगैरह की कहानी है तो वो क्या होगा, वो ऑनर ऑक्युपाइड कंसिडर होगा, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर हो ही नहीं। प्लाजा रेंट पर दिया हुआ है तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, डिपेंड करता है, अलग अलग करके बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। रिकॉग्निशन करेंगे, अगर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट हो और कॉस्ट लाइवली मैयर हो रहा हो तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख देंगे। इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट शामिल करेंगे। तमाम रूल्स IS 16 के ये कॉस्ट डिटर्मिनेशन। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कॉस्ट मॉडल है और एक फेयर वैल्यू। जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो जो गेन या लॉस होगा वो किसमें जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएंगी कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लाजा है, प्लाजे के अंदर आपने सीलिंग करवाई हुई है, प्लाजे के अंदर डक्टिंग हुई हुई है, AC की फिटिंग ऐसी हुई हुई है,
कि जिसे अलहदा करके नहीं बेचा जा सकता। तो ये फिर डक्टिंग वगैरह जो हुई हुई है, ये क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी। ऑन अदर हैंड प्लाजे में जनरेटर रखा हुआ है, इसे अलहदा करके बेचा जा सकता है, ये क्या होगा, जनरेटर, ये पार्ट कंसिडर नहीं होगा। इक्विपमेंट सच एज लिफ्ट्स, लिफ्ट्स पार्ट एंड पार्सल कंसिडर होगा किसका, प्लाजे। उसको आप उतार के खाम खाम में उतार के बेचना नहीं है, सारी तो वर्थ उसकी खराब हो जाएगी। एसी वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर होगा, एसी सिस्टम नहीं कंसिडर होगा। ये बिल्डिंग का ही पार्ट कंसिडर होता है। बिल्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, तो वो ये सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। अगर वही क्या नाम है, एसी सिस्टम ऑनर को पार्ट के तौर पर यूज हो रहा है, तो वही एसी सिस्टम नहीं कंसिडर होगा, वो बिल्डिंग कंसिडर होगा, बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फर्नीचर इन केस ऑफ फर्निश्ड रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह, अगर फर्निश्ड रेंटल प्रॉपर्टी है तो फिर वहां पर पड़ा हुआ बेड, वहां पर पड़ा हुआ सोफा, वो भी क्या कंसिडर होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर हो जाएगा। ठीक, तो वो छोटी सी बात है लेकिन क्लियर होगी। इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली, समटाइम्स क्या होता है, फेयर वैल्यू मेजर ही नहीं हो सकती और आप फेयर वैल्यू मॉडल करेंगे, तो आप मजबूरी क्या करेंगे, कॉस्ट मॉडल पर करेंगे, जहां पर आपने रेजिडुअल वैल्यू क्या रखनी है, जीरो रखें, रेजिडुअल वैल्यू नहीं शामिल करेंगे। मजीद डिटेल में बातें करेंगे, ये अभी समरी होगी। डिस्पोजल अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की होगी तो भी गेन लॉस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर एक कहानी आती है ट्रांसफर, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। ट्रांसफर आपकी चार पांच किस्म की हो सकती है। एक ट्रांसफर होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, या तो आप बेचने के लिए लगा दोगे, IS 2 में चले जाओगे, या आप इसे यूज शुरू कर दोगे तो IS 16 में चले जाओगे। IAS 40 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू तक चल रही है। ये सारी डीलिंग किसके ऊपर है, फेयर वैल्यू की कहानी है। किसकी कहानी है, जब हम फेयर वैल्यू मॉडल पे, अगर हम कॉस्ट मॉडल पे उठे तो टेंशन ही कोई नहीं, चुप करके इधर से भी खाना, दूसरी साइड में भी कॉस्ट मॉडल। ये फेयर वैल्यू की कहानी है फिलहाल, कॉस्ट मॉडल की एंड पर डिस्कशन कर दूंगा इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे चल रही है, आपने यूज शुरू कर दिया, हेड ऑफिस वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये कहां पे चला जाएगा, IS 16 में। अब फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं, पहले फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालेंगे, फिर जो उस डेट पर ट्रांसफर की डेट पे फेयर वैल्यू होगी उसको डीम्ड कॉस्ट कंसिडर करेंगे IAS 16 में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चल रही थी फेयर वैल्यू पर, ओपनिंग आ रहा था 400 मिलियन, आपने ट्रांसफर की किस पर, 30 जून पर। 30 जून पर फेयर वैल्यू थी 420 मिलियन, तो आप क्या करोगे, पहले 20 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करोगे, ये 420 आया, अब 420 पर शिफ्टिंग कर दोगे किसके अंदर, PPE में। सेम यही कहानी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चल रही थी, इसे बेचने पे लगा दिया, बेचने पे लगा दिया तो भी यही वाली कहानी होगी, पहले फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको शिफ्ट कर दोगे इन्वेंटरी में, IS 2 के। क्या, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर डेप्रीसिएशन कोई चार्ज नहीं होनी, फेयर वैल्यू मॉडल में एसेट फेयर वैल्यू पे रहना है, कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होनी। हम फेयर वैल्यू गेन या लॉस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो डिफरेंस होगा एंड पर फेयर वैल्यू पर एसेट आ जाएगा, डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में होती है, डेप्रीसिएशन कोई चार्ज नहीं होगी। अगर फिर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एक्शन होगी, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आएगा, सब कुछ वही कहानी होगी जो IS 16 की कहानी है। कोई डिफरेंस कॉस्ट मॉडल में
नहीं है IS 16 के और IS 40 का कोई डिफरेंस नहीं है इन कॉस्ट मॉडल। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर इन्वेंटरी पे जाएगी तो भी यही कहानी। अब दूसरी चीजें शुरू, आप बेच रहे थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 2 के तहत थी, यहां से आपने किस पे शिफ्ट करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बेचने से लगा दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये कैसे डील होना है। बेचने से क्या नाम है, यूज कर रहे थे, हेड ऑफिस के तौर पे था, शिफ्ट कर दिया कहां पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये सबसे ज्यादा स्पेशल है केस 3। इसका तरीका कार ये होता है कि आप चाहे कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, आपने एसेट को पहले क्या करना है, रीवैल्यू करना है और रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन या लॉस निकालना है IS 16 के तहत, फिर शिफ्टिंग कर। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका चल रहा था, PPE चल रहा था, आपने ये एसेट खरीदा हुआ था 400 का, आप इसकी डेप्रिसिएशन करते थे 20 की, ये CD आया 380, अगला साल आया BD आया 380। अब आपने इसको शिफ्टिंग कर, क्या करना है, शिफ्टिंग करना। अब आप पहले से रिवैल्यू करोगे, इसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त 470 है, पहले क्या करोगे, रिवैल्यू करोगे। रिवैल्यू करोगे, आपका क्या आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, PPE डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 90 का, ये 470 पे पहुंच गया। अब इसको ट्रांसफर, ये सरप्लस पड़ा रहेगा टिल डिस्पोजल, कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। एक आधा पुराना सवाल है जिसके अंदर ओरिजिनल पास पेपर के आंसर में उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई है, उसको आई कैप ने अपनी स्टडी टेस्ट में जब लेकर आया तो उसको ठीक कर दिया। ठीक, तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, ये सरप्लस एज इट इज मौजूद रहेगा किताबों में, इक्विटी में पड़ा रहेगा गुमनाम होकर। ठीक है, यहां से आप इसे ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कि ये 470 कहानी ट्रांसफर हो गई, और अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की 470 की कहानी शुरू हो जाएगी, ये PPE से ट्रांसफर होकर आ जाएगी, फिर ये फेयर वैल्यू मॉडल पर चलता है। ठीक है, ये केस 3 है। ले जी, अब हमने सवाल कर, ये कौन सा सवाल आ गया, ये कब का है, कब का है ये सवाल, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं है। सवाल डिस्कस करते हैं, इसके अंदर 2-3 केसेस आ रहे हैं, फिर एक दो केसेस अलहदा से एक सवाल के अंदर डील करेंगे, 2-3 सवाल इसके देखने हैं क्विकली। रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड इन एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, शो ईच प्रॉपर्टी इन सेपरेट कॉलम, कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नोट क्या होता है, सादी सी कहानी होती है, T अकाउंट का रेप्लिका स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम क्या है, मेन नोट। क्या बोल रहा हूं मैं, T अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम क्या है, मेन नोट, चाहे वो IS 16 हो चाहे वो IS 40 हो। तो पहले हम बना लेते हैं मेन T अकाउंट, क्या क्या कुछ इसके अंदर फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, हम उम्मीद है फेयर वैल्यू पे ही होंगे, all fair values are determined by alpha brothers, fair value model is used for subsequent measurement of all investment property। IS 40 का सवाल 20 मार्क्स तक का इंडिपेंडेंट सवाल पूछा जा सकता है, ये कितने मार्क्स है, सिर्फ सिर्फ 11 + 2 = 13 में, 20 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, लेकिन इस बेचारे स्टैंडर्ड में है कुछ नहीं कि इसको 20 मार्क्स तक लेके जाएगा। तो ये वही यहां तक कि 11, 12, 13 तक ही हाल करेगा। एक जनाब BD होगा,
बीडी होगा, बीडी होगी आपकी लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू। ट्रांसफर इन होकर आ सकता है, ट्रांसफर इन होकर आएगा तो क्या होगा, कहां कहां से ट्रांसफर हो सकती है, IS 2 से आए या IS 16 से आए, एड अप फेयर वैल्यू पर ही होना है। किस पे होना है, ट्रांसफर डेट की फेयर वैल्यू पर होना है, ट्रांसफर डेट की फेयर वैल्यू पर होना है। चाहे ट्रांसफर इन हो रहा हो चाहे ट्रांसफर आउट हो रहा है, मजे की बात आसान नहीं है। ट्रांसफर आउट भी हो सकता है, कहां कहां से ट्रांसफर इन हो सकता है, IAS 2 से हो सकता है, IS 16 से हो सकता है, इवन CWIP से ट्रांसफर हो सकता है। जब प्रोडक्शन कर बना रहे थे फिर हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर लिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या ट्रांसफर आउट भी हो सकता है, ये ट्रांसफर आउट भी हो सकता है। ट्रांसफर आउट होगा तो ये किस पे होगा, ये भी किस पे होगा, फेयर वैल्यू ऑफ ट्रांसफर डेट पे होगा। इसको आगे चल के देखते हैं। ठीक है? इसी तरह से इन्वेंट्री की कहानी भी है, अभी देख लेते हैं। ट्रांसफर आउट, फेयर वैल्यू पर ट्रांसफर आउट है, डन। लास्ट ईयर का बीडी, लास्ट ईयर का फेयर वैल्यू, ट्रांसफर इन होगा, ट्रांसफर आउट होगा, एक एडिशन भी हो सकती है, कैश के ऊपर खरीद ले, तो ये भी उस तारीख पर जो खरीदोगे वो उस तारीख की क्या होगी, फेयर वैल्यू हो जाएगी। ठीक, एक एंट्री आ सकती है इसमें फेयर वैल्यू इंक्रीज और एक हो सकती है फेयर वैल्यू डिक्रीज। फेयर वैल्यू लॉस की एंट्री हो सकती है या फेयर वैल्यू गेन की एंट्री हो सकती है, और एक आ जाएगा सी। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, ओपनिंग, ओपनिंग किस पर आएगा, लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू, कैश के साथ एडिशन आ सकती है, फिर फिर ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर इन होगा पॉजिटिव में, आउट होगा नेगेटिव में, फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट हो सकती है, गेन होगा तो प्लस में आएगा, लॉस होगा तो ब्रैकेट में आएगा, लेस हो जाएगा, और कहां पे पहुंच जाएंगे, क्लोजिंग पे। इतना आसान होता है। मेन नो प्लस अदर डिस्क्लोजर, अदर डिस्क्लोजर के अंदर तीन चार चीजें हैं सिर्फ। एक पॉलिसी बतानी है, फेयर वैल्यू मॉडल है, कॉस्ट है। दूसरी चीज बतानी है अर्निंग रेंटल कितनी की, उस रेंटल को अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर क्या किए, और फेयर वैल्यू किस इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने वैल्यू की, और अगर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अवेलेबल नहीं था तो फिर बताओ रीजन क्यों नहीं था, और फिर बताओ किस तरीके से मेजर किया। तो चांसेस उसके तो कम ही है, तो दो तीन वैल्यू बता देगा इंडिपेंडेंट वैल्यू रेट। ये तीन चार बातें बस बताऊंगी। ले जनाब, अब आपकी इस नोट को बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका कार जेन में रखना है, किस वैल्यू पर आना है, फेयर वैल्यू पर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में हर बात किस पे, फेयर वैल्यू पर। एसएल ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ए फ्रॉम टेनेंट, पहले किस पर था, IAS 40 पर था, प्रॉपर्टी ए फ्रॉम टेनेंट व्हेन एसएल शिफ्टेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी टू प्रॉपर्टी ए। प्रॉपर्टी ए पहले क्या थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब खत्म हो गई। इसका मतलब प्रॉपर्टी ए पिछले साल के एंड पर फेयर वैल्यू पर थी और अब ट्रांसफर आउट हो रही, ऐसे ही है। तो प्रॉपर्टी ए के ऊपर पहुंच जाओ, ओपनिंग देखो, साल का एंड क्या है, ईयर एंड, डिफाइन योर ईयर, 31 दिसंबर 23 ईयर एंड है जी। इसका मतलब मुझे ओपनिंग के लिए 31 दिसंबर 22 की फेयर वैल्यू चाहिए, किसकी, प्रॉपर्टी ए की। प्रॉपर्टी ए की फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 22 में कितनी है, 720, ये मेरा हो गया बीडी। अब इसको ट्रांसफर कर रहा हूं मैं किस तारीख पर, 30 अप्रैल 23 को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मुझे दूसरी फेयर वैल्यू चाहिए 30 अप्रैल की।
ऑन 30 अप्रैल फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए वाज 740, ओपनिंग 720 थी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की आएगी, 20 पॉजिटिव में आएगी, और 740 से मैं आउट कर दूंगा। इतनी सी कहानी है। जुबानी आए जनाब, पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी है, ओपनिंग कितना 720, मैंने फॉर्मेट बनाया एडिशन, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट और क्लोजिंग। तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 20 की रिकॉर्ड की, 740 से ट्रांसफर करके इसे नील कर दिया, प्रॉपर्टी एक गई, खत्म। प्रॉपर्टी बी बनी है जनाब, पहले हेड ऑफिस थी, अब क्या बनी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बननी है तो जिस तारीख पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी उस तारीख की फेयर वैल्यू चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ नोट किसका है, ओनली IS 40 का नोट है। अगर IS 16 IS 40 दोनों का नोट होता फिर मैं मसला था। अब चुप करके सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, फेयर वैल्यू। प्रॉपर्टी बी की फेयर वैल्यू, वाइल द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी वाज डिटरमिन्ड एज इक्वल टू इट्स कैरिंग अमाउंट। लो जी, वक्त आ गया, पूरा सवाल करना पड़ेगा, कैरिंग वैल्यू बनानी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी। कॉस्ट थी 500 मिलियन, 1 जुलाई 21 को खरीदा था। इसमें कोई किरदार नहीं है फेयर वैल्यू 22 के एंड पर। हमें 30 अप्रैल 23 तक की क्या करनी है, कैरिंग वैल्यू मालूम करो। ये सिर्फ कैरिंग वैल्यू भी लिख सकता था, ये लिख सकता था कैरिंग अमाउंट से लिंक करके कि 2 मिलियन ज्यादा थी कैरिंग वैल्यू से, 1 मिलियन कम थी कैरिंग वैल्यू से, तो बेस कैरिंग वैल्यू अगर हो जाएगी तो कैरिंग वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। ये जरूर देखना है कि मॉडल कौन सा था। कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर प्रॉपर्टी प्लान में, पता चले रिवैल्यूएशन हुई हुई है। रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो फेयर वैल्यू काम आ जानी थी, जिंदगी भर स्कूल में आ जानी थी। अब आपको वर्किंग बनानी है, टाइमलाइन बना लिया करो, अपना ईयर एंड डिफाइन करो, 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 21, खरीदा कब, 1 जुलाई 21 को, इससे भी पिछले साल 1 जुलाई 21 को खरीदा। डन हो गया, डिफाइन हो गया। लाइफ कोई बताइए यस की। Oh, 60% of the cost and fair values of both properties refer to land element. Oh, yes. इसका मतलब है 500 में से 40% के ऊपर डेप्रिसिएशन होनी है, और 60% क्या रहना है, लैंड, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होनी। तो मेथड कौन सा, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस है कि लबड़ा पाए, डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 10%। बेटा क्या मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया हुआ है कि नहीं, यहां पे ट्रांसफर हो रहा है कहां पे, 30 अप्रैल 23 पे, 30 अप्रैल 23 की मुझे जस्ट WDV चाहिए, और WDV का एक छोटा सा शॉर्टकट फार्मूला था, कॉस्ट इंटू 1 - रेट इंटू टाइम, 1 - रेट इंटू टाइम एंड सो ऑन। जो लैंड एलिमेंट है वो तो कितने पे रहेगा, 300 पे ही, और जो बिल्डिंग एलिमेंट है उसके वो 200 का था, 1 - 0.1, पहले साल के 6 महीने, दूसरा साल मुकम्मल, तीसरे साल में 30 अप्रैल तक 4 महीने। ये WDV आ जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। टेबल अब नहीं बनाना, लंबा चौड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट लगाओ, कितना 165.3, उसमें 300 ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 465.3। एक लाइन टाइमलाइन बनाई, कब खरीदा था, ईयर डिफाइन किया, कितने कितने महीने बनते हैं वो देखा, एक लाइन के अंदर वैल्यूज लिखी, कैलकुलेटर को जहमत दी, जनाब कैलकुलेशन करके दे, 500 कॉस्ट थी, 500 कॉस्ट थी, 500 कॉस्ट का कहता है 60% किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंड को,
तो दो हिस्से में तकसीम होगी ना 500। लैंड एलिमेंट 300, 300 नहीं बनता, 60%। 500 का 60% 300 बनता है, 500 का 40% 200 बनता है। 200 का डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट कर दिया, कैरिंग वैल्यू पे ले आए, लैंड एज इट इज रहेगी। 465 पे ट्रांसफर इन करके लिख दो। अगर लिखा होता कैरिंग वैल्यू में 3 मिलियन इजाफी है, 3 मिलियन इसमें ऐड कर देना था। बेस क्या होनी थी, कैरिंग वैल्यू। तो 465.3 ट्रांसफर इन हो जाएगा, और ईयर एंड पर इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी, 480। जो डिफरेंस आएगा कहां पे जाएगा, फेयर वैल्यू गेन के अंदर लिख दो, या फिर हाँ गेन आएगा। 465.3 480 पर पहुंचाना है, डिफरेंस 14.7, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहानी क्लोज। तीसरी प्रॉपर्टी वो हिडन थी, अगली एडजस्टमेंट। कहता है फरवरी 23 में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, प्रॉपर्टी सीखी विद अ व्यू टू अर्न रेंटल इन द फ्यूचर। ओके, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 23 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 430 मिलियन। यहां पर आपका IS-23 भी शामिल कर सकते हैं, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज अगर करना चाहें तो। सेम सवाल के अंदर पूरा IS-23 जम किया जा सकता। IS-23 किस पर अप्लाई होता है, IS-23 बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट पर अप्लाई होता है। क्वालिफाइंग एसेट जिसपे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगनी, पर बिल्डिंग बनाने तो लगता है। इमूवेबल लाजमी नहीं है, किसने कहा, इसी दफा तो क्या इवन इन्वेंट्री हो सकती है यार। ट्रक तो वैसे ही छोटा सा बहुत जल्दी बन जाता है, इमूवेबल की कहानी नहीं है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की कहानी है। जहाज बना रहे हो, मूवेबल और इमूवेबल, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। शिप बन रहा है, मूवेबल इमूवेबल, मूवेबल। शिप बनाने वाली कंपनी बना रही है, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। ट्रक बनाने कोई टाइम नहीं लगता, 2-3 महीने, 1 महीने से ट्रक बन जाता है। 1 महीने से पता नहीं कितने ट्रक बना के कंपनी बेच छट दी। इसका कोई कहानी नहीं है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की कहानी है। क्या है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की कहानी है। गाड़ी बड़ी जल्दी बन जानी है, ट्रक बड़ी जल्दी बन जाना है। क्या बिल्डिंग खरीद ले तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा ही नहीं ना, IS-23 लगे ही नहीं, चाहे लोन लेकर आपने किया है, कैपिटलाइज होगा ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, मूवेबल इमूवेबल की कोई कहानी नहीं है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की कहानी है। अगर ट्रक है तो उसके ऊपर कोई खास टाइम नहीं लगना, 15 दिन में बन जाएगा, 30 दिन में बन जाएगा, दिनों में बन के तैयार हो जाएगा। तो 5-6 महीने, 7 महीने, 10 महीने नहीं लगने उसको। शिप बनाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, उस कंपनी के लिए इन्वेंट्री है। बैरी जहाज बनाना है, 2-2 साल लग सकते हैं शायद। ठीक है, तो जिस चीज के ऊपर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा वो बोरिंग कॉस्ट पर अप्लाई होगा। मूवेबल इमूवेबल की कोई कहानी यहां पर अप्लाई नहीं होती। मैंने तो आपसे सुना, मैंने कभी भी पढ़ाते हुए नहीं बोला था। या बस ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम की कहानी है, नथिंग एल्स। रेडी टू यूज है, सारा बोरिंग कॉस्ट जो भी लगी है प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। IS-23 एक्सेप्शन है टू द नॉर्मल रूल, नॉर्मल रूल इंटरेस्ट एक्सपेंस में ही जाना है। IS-23 हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ये कब कैपिटलाइज हो सकता है। ठीक है जी, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, बिल्डिंग बनी पहले से बनी हुई है, दोबारा से उसके ऊपर 2 फ्लोर और लगा रहे हो, तो क्या है,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, 2 फ्लोर मजीद बना रहे हो, अब उसके ऊपर लोन लेकर बना रहे हो, बोरिंग को सप्लाई हो जाएगी। उसके ऊपर 2 फ्लोर बनाने पे ही 6 महीने लग जाने हैं। ठीक, नहीं जी, 430 मिलियन, दिस इंक्लूडेड 7 मिलियन और 12 मिलियन फॉर प्रोफेशनल फीस फॉर लीगल सर्विस एंड एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली। एबनॉर्मल वेस्ट जैसी मर्जी हो, जितनी मर्जी ज्यादा हो, कभी भी पार्ट बिल्डिंग का नहीं बन सकता। क्लियर? पार्ट कभी भी बिल्डिंग का नहीं बनेगा। बात क्लियर? तो 430 में गलत 12 मिलियन शामिल है, क्या कर दो? आउट कर दो। ये कितने पे आ जाएगा? 418 पे। 418 आपका 1 फरवरी 30 सितंबर पे कैपिटलाइज होता है। कितने पे? 30 सितंबर पे। और फिर इसकी डेफिनेशन होगी, ऑपरेटिंग लॉसेस 10 मिलियन वर आल्सो इनकर्ड बिफोर द प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट ऑन 1 दिसंबर, अवेलेबल फॉर रेंट हो चुका हुआ 30 सितंबर पे, क्या नहीं हो चुका हो? रेंट पे चढ़ा या नहीं चढ़ा इसको नहीं देख, रेंट के लिए ही हमने बनाया है, रेंट पर 30 सितंबर पर अवेलेबल फॉर यूज है। डेप्रिसिएशन अब वैसे नहीं हमने चार्ज करनी, 418 पर लिखेंगे और इस प्रॉपर्टी सी की वैल्यू डिटरमिन्ड एज 380 मिलियन, 390 मिलियन, 395 मिलियन एट 30 सितंबर 23। 380 मिलियन 30 सितंबर 23 पर है, 1 दिसंबर 23 पर और 31 दिसंबर 23। अब परेशान होकर सिर्फ सिर्फ एक चीज हो सकती है, 418 या 380 ऐड किस पर करना, ये इसके ऊपर परेशानी हो सकती है। तो जनाब 418 जो उसकी कॉस्ट आई है ना आपकी, वही आ जाएगी। बिल्डिंग बन किस लिए रही थी? इसी के लिए। CWIP कंप्लीट हुआ 418 पे। अब मैं किधर लेकर जाऊंगा इस बेचारे CWIP? जितने की भी बनी ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे CWIP से। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना CWIP का क्या होगा, तो CWIP से शिफ्टिंग हो जाएगी, अपनी कॉस्ट पर शिफ्ट हो गई। अब इसने मूव करना है, अप भी हो जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, करो ईयर एंड पर फेयर वैल्यू पर ले जाएंगे, जो भी डिफरेंस होगा किस पर चला जाएगा, गेन या लॉस में चला जाएगा। यस, CWIP का अकाउंट बना, खर्चे हुए इकट्ठे, 418 के खर्चे इकट्ठे हुए, अब यहां से ट्रांसफर करना है, कैसे करूं? तो क्या करूंगा मैं, बोलूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और CWIP क्रेडिट 418, ये ट्रांसफर हो गया। अब ईयर एंड पर देख लो इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, एंड पर 31 दिसंबर पर कितनी थी? 395। एंड पर 395 के ऊपर ले जाओ, या वैल्यू घटेगी या वैल्यू बढ़ेगी, कम होगा तो फेयर वैल्यू लॉस, बढ़ेगा तो फेयर वैल्यू गेन। तो इसका नोट तो बनाना मुश्किल है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इतनी आसान है, अगर खाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट हो। उसके बाद क्वेश्चन से देखना है, पॉलिसी की एडजस्टमेंट लिखनी है, घटा लगा लो थोड़ा सा। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कॉपी एंड पेस्ट, आधा मार्क्स आ सकता। अगली चीज, रेंटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर 23 एंड एक्रूड 23 आर 45 मिलियन एंड 6 मिलियन। 45 मिलियन रिसीव हो चुका हुआ है, बाकी 6 मिलियन रिसीव होने वाला रहता है। इनकम पूरी लिखनी है, ये नहीं देखना कि जी कितने रिसीव हो गए कितने नहीं हुए, टोटल इनकम लिखनी है। रेंटल इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, तो 45 जमा 6 टोटल 51 मिलियन अर्न किया। यहां पे भी स्टूडेंट गलती कर सकते, तो रेंटल इनकम अर्नड 51 मिलियन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 25 मिलियन। ये खर्चा जो आपका होता है टू अर्न दैट रेंटल इनकम, रिपेयर मेंटेनेंस तो करनी पड़नी है, बिल्डिंग नहीं रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे तो
किराया हासिल नहीं होगा। तो ये भी साथ एक नोट, कॉपी एंड पेस्ट। इनकम के अंदर बस करना था काम। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट वैल्यू फलाना एंड फलाना, अल्फा ब्रदर्स ने किया। ये भी नहीं थी, कॉपी पेस्ट था। तो 3-4 कॉपी पेस्ट के मार्क्स हैं। डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिपेयर मेंटेनेंस वार इनकर्ड टू जनरेट रेंटल इनकम। ये अच्छी इंग्लिश है, ये याद करो, क्योंकि दो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। एक वो वाले एक्सपेंसेस जो रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, और एक वो वाले एक्सपेंसेस जो रेंटल इनकम जनरेट नहीं करते। अगर ऐसा काम हो अलग अलग से कर कर बताया हो तो अलग अलग से बयान कर। 25% बच्चे सिर्फ इस आसान क्वेश्चन में पास। 75% बच्चों ने इसको पैथेटिकली सॉल्व किया। यही वजह है कि हमारा रिजल्ट भी 25% ही है। 100 बच्चा पीर होता है तो 25 ही पास हो रहा है, और लगभग 10,000 बच्चा FAR 1 में पीर हो रहा है, और सिर्फ 2-3 हजार बच्चा पास हो, तकरीबन 3,000, 2500 से 3,000। इन एस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस वाज टेकन एट कॉस्ट। ट्रांसफर कितने होना था? फेयर वैल्यू 750 मिलियन इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू 720। इन एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी बी डेप्रिसिएशन और लैंड वाज आल्सो कैलकुलेटेड। अन्य वहां काम किया गया। इन एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सी एबनॉर्मल वेस्ट वाज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, इसे आउट नहीं किया। डिस्क्रिप्टिव नोट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, मुफ्त के मार्क्स हासिल ही नहीं। कोई वर्डिंग चेंज ना करते, वहां से देख के जस्ट लिख देते, मार्क्स आप मिल गए। क्यों जी? वर्डिंग भी चेंज ना करते, कॉपी पेस्ट, पूरी कॉपी पेस्टिंग कर देते, मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर के जो मैंने जस्ट डिस्कस किया था, सिर्फ फॉर्मेट के 1 मार्क्स है। प्रॉपर्टी ए के 2.5 मार्क्स, प्रॉपर्टी बी के 2.5 मार्क्स, प्रॉपर्टी सी के 2.5 मार्क्स। अदर बाकी सारे डिस्क्लोजर यानी कि बच्चों ने 2.5 मार्क्स लूज किए कॉपी पेस्टिंग। एंट्री ऑफ ट्रांसफर बी पार्ट था जी। बी पार्ट क्या था? कहता है assuming that SL follow cost model for investment property, prepare journal entry to record the transfer of property A on 30 अप्रैल 23। कहता है अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बी किस पर चला रहे होते, किस पर चला रहे होते? कॉस्ट पर। तो क्या एंट्री होनी बेटा? वही वाली एंट्री होनी थी जो रिवैल्यूएशन के वक्त एंट्री होती है। हमने वर्किंग की थी कितनी? 465। कॉस्ट कितनी थी? 500। एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी होनी थी? पहले नंबर पर एंट्री ट्रांसफर करनी चाहिए थी एक्यूमुलेटेड एक्शन डेबिट और PPE क्रेडिट। कितना? 34 पॉइंट। पहली एंट्री ये होनी चाहिए थी, ट्रांसफर ऑफ एंटायर एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट टू एसेट अकाउंट। अब एसेट अकाउंट 465.3 पर आ जाना। अब एंट्री ट्रांसफर होनी थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और PPE क्रेडिट 465.3। कॉस्ट मॉडल किसमें? कॉस्ट मॉडल किसमें? PPE में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल। शिफ्टिंग, जो कैरिंग वैल्यू है उसके ऊपर क्या हो जाएगी? शिफ्टिंग हो जाएगी। ऐसी नहीं है तो बेटा जानी, और से पढ़ो ना। मॉडल कौन सा? मॉडल कौन सा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा होगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे चल रही होगी? अपनी कॉस्ट पर चल रही होगी, बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब जोन सी भी किताबों में जो वैल्यू थी, जब एस्टीमेट चेंज करते हो क्या होता है? रिमेनिंग लाइफ भी फाइंड करते हो, उसके हिसाब से फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी होती है, और जोन सी भी वैल्यू होती है आप ये वाली एंट्रीज करके स्कूल में आ जाओ। तो डीम्ड कॉस्ट कंसिडर होगी कैरिंग वैल्यू।
क्या कंसिडर होगी? डीम्ड कॉस्ट होगी कंसिडर कैरिंग वैल्यू। यहां पर आप फ्यूचर के लिए एक और चीज करते, यहां पर रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी। उस रिमेनिंग लाइफ पर अगले सालों की क्या होनी थी? डेप्रीसिएशन। यहाँ पे क्या हुआ है पता नहीं, क्या हो गई है इनकी। की कहानी की थी, प्रॉपर्टी कौन सी थी? मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का कर दिया? मैंने प्रॉपर्टी बी की एंट्री कर दी है। मैंने किसी की एंट्री कर दी है? मैंने प्रॉपर्टी बी की एंट्री कर दी है कि प्रॉपर्टी बी अगर एंट्री होती तो क्या एंट्री होती? ये प्रॉपर्टी बी है, उसने प्रॉपर्टी ए बोला है। प्रॉपर्टी ए कहता है, प्रॉपर्टी ए ये वाली थी, ए ये वाली कहता है इसका अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो इसकी एंट्री क्या पास कर। प्रॉपर्टी ए पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। अगर प्रॉपर्टी ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर चल रही थी तो ये अब हमने फेयर वैल्यू पर नहीं रखना, कॉस्ट पर चलना है। तो इसकी वर्किंग बनानी थी आपने, ये वाली उधर गई 750, इसकी डेप्रीसिएशन करनी थी। खरीदा कब था? ओ यार टाइम बड़ा हो गया, 1 जनवरी 21 को खरीदा था। लाइफ कितनी हुई? कुछ बताया हुआ? डेप्रीसिएशन 10% है ना? क्यों जी? डेप्रीसिएशन चार्ज रिड्यूसिंग डेवलपमेंट, ठीक है जी। कैसे? कॉस्ट कितनी? 750, 1 - 0.1, कौन सा साल गया? 21। 1 - 0.1 कौन सा साल गया? 22। उसके बाद 23 में कितने महीने? 4 महीने। क्या वैल्यू बनेगी? 583.2, 10% पर। ओ सॉरी, हम गलती कर रहे हैं ना, ये नहीं आना। 750 का 40% बिल्डिंग है और 750 का 60% लैंड। ये क्या है? बिल्डिंग। और ये क्या है? लैंड वाली। किसका? लैंड 450, 2319, कितनी बनी? 684.9। अब मुझे बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 750 माइनस 684.9, 65.91, 65.1। तो पहली एंट्री होगी आपकी वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहे होते 65.1। दूसरी एंट्री आपने पीपीई में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शिफ्ट करनी है, पीपीई डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, कितने पर? 684.9, 684.9। ये तो एंट्रीज होंगी। आपने एक्यूमुलेटेड ऑप्शन तमाम क्या करनी थी? ट्रांसफर करनी थी। किस पर? एसेट में। और एसेट किस पर आ जाना था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जानी थी किस पर? अपनी बुक वैल्यू पर। और बुक वैल्यू पर शिफ्टिंग हो जानी थी। इन दोनों एंट्रीज को एग्जामिनर ने नेट करके कर दिया है। वही वाली है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या इन टोटल कर लें तो क्या कॉस्ट पर पहुंचती है? एंट्री वही है जो आप रिवैल्यूएशन के वक्त करते होते हैं। पहले एलिमिनेशन करेंगे, पहले फिर ट्रांसफर करेंगे। ले जी ब्रेक करते हैं हम, काफी लेट हो गई।
एक 35 हो गए, एक 20 पर ब्रेक करनी थी। अब 2 बजे हमने वायर शुरू करनी। ठीक है जी। रेज्यूम टाइम होगा इंशाल्लाह 2 बजे, ब्रेक चलेगी हमारी टिल 2 PM। और हमारे पास टाइम रफली तकरीबन 1 1 घंटा है हर स्टैंडर्ड पे। टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा और सफिशिएंटली होगा। क्या IS 40 कवर हो गया? WDV पे ही ट्रांसफर होगा ना। कॉस्ट मॉडल टू कॉस्ट मॉडल शिफ्टिंग हो, कॉस्ट मॉडल टू इन्वेंट्री में शिफ्टिंग हो, डीम्ड कॉस्ट WDV कंसिडर होगी। तो फेयर वैल्यू हो तो फेयर वैल्यू कंसिडर होगी। IS 16 में रिवैल्यूएशन चल रहा होगा तो वहां पर पहले नंबर पर तो कॉस्ट लिखी जाती है ना। ठीक। अब जब भी एसेट क्वेश्चन ये आया कि अगर IS 16 में क्या चल रहा हो, रिवैल्यूएशन मॉडल हो, और हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर लेकर चल रहे हैं, ऐसे ही है, यही कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर है, यही वाली कहानी समझ लें कि हम किस पर हैं, PPE किस मॉडल पर, रिवैल्यूएशन मॉडल पर, तो पहली शिफ्टिंग तो कॉस्ट पर ही होनी है ना। ये डीम्ड कॉस्ट कंसिडर हो जाएगी। अब जब कभी भी बिल्डिंग रीवैल्यू होगी तो वो रिवैल्यूएशन में शिफ्ट हो जाएगी। आपका जब IS 16 होता है उसमें एंटायर क्लास ने रिवैल्यू होना है, एक बिल्डिंग रिवैल्यू नहीं होगी। जब भी होगी 10 की 10, 15 की 15 बिल्डिंग रिवैल्यू होंगी। ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी सब की सब फेयर वैल्यू पर जाएंगी, चाहे कोई अपवर्ड जा रही है चाहे कोई डाउनवर्ड जा रही है। इस क्वेश्चन में भी क्या आप सारी प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पे लेकर आए हो कि नहीं आए हो? एक दो प्रॉपर्टीज में गेन है, एक प्रॉपर्टी में लॉस है, तो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ने किस पर जाना है? फेयर वैल्यू पर जाना। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो शिफ्टिंग के वक्त बस आपको क्या करना है? एलिमिनेशन करनी है एक्यूमुलेटेड ऑप्शन की, जो कैरिंग वैल्यू बनेगी उससे ट्रांसफर कर देंगे। डन। चलो ब्रेक करते हैं, कितने बजे तक भला? आप मजीद 5 मिनट और ले लिए ना। अब 2:05 पर शुरू करेंगे या 2:10 पे शुरू करेंगे? नमाज भी पढ़नी है और कुछ आपने खाना पीना भी है। ये सेफली कह रहा हूं। ठीक है जी। थैंक यू। ब्रेक टिल 2:10 PM।
लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर हमने काफी काम किया था। अब एक क्वेश्चन जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जिक्र जरूर है, लेकिन मेन क्वेश्चन इसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या IS 16, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा दरमियान में IS 16 भी कुछ कवर हो जाए। प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दोनों का नोट बनाना टू बी इंक्लूडेड इन पीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। कंपैरेटिव फिगर एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखना है, अदर इंफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा कि ये फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है या कॉस्ट वैल्यू। तो फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। Will account for revaluation using the net replacement method and transfer maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning on annual basis। जब एसेट रीवैल्यू होता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होता है। इसकी दो ऑप्शंस हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम हर साल करें, मीन्स रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट एनुअल बेसिस पे। इसकी दूसरी ऑप्शन है कि इसको पढ़ा रहने दिया गया टिल डिस्पोजल, नो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑन ईयरली बेसिस। ये दूसरी ऑप्शन, क्योंकि 99.99% हर साल फ्री होती है और क्वेश्चन भी इसी किस्म का ही आते हैं, इस वजह से हमारे पास इसकी कोई सूरत इस तरीके की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डन। अगर कभी लिख देगा कि कोई एनुअल बेसिस पर नहीं होना, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम के अंदर जो वर्किंग हम परफॉर्म कर रहे थे, हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे एज इट इज पढ़ा रहने देंगे टिल इट्स डिस्पोज। ये रेयर वाला कहानी है, शायद कभी आ जाए, ये चांसेस कोई खास नहीं है, लेकिन नॉलेज अवेलेबल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू नॉन करंट एसेट ऑफ ट्राउट लिमिटेड। एक इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता, बिल्डिंग भी हो सकती, ऑफिस बिल्डिंग है। तो पहले कोशिश करते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील कर लें, उसका नोट बना लें, क्योंकि उसके नोट बहुत शॉर्ट सा नोट है। ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट 280 मिलियन है, 56 मिलियन उसकी अपनी रिडक्शन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10 years लाइफ दिया हुआ है, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कौन सी है, रिवैल्यूएशन मॉडल है। लेकिन यहां पर बताया हुआ रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, पिछली जब भी रिवैल्यूएशन हुई थी तब रिमेनिंग लाइफ 10 साल, और लास्ट रिवैल्यूएशन पता नहीं कब हुई थी, ये आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। As at 1st January 22, the revaluation surplus related to office building amounting to rupees 32 million। किस तारीख पर? 1 जनवरी 22 पर। However, on 31 December 22, due to slump in market, the building was again revalued by independent valuer, and this time the office building was valued at only 156 million। ठीक है। On 1st July 22, a new equipment was acquired। तो ये तो इक्विपमेंट की काम होगी। On 1st January 22, TL completed construction of warehouse at a cost of 55 million for subsequent sale to customer। However, warehouse was given on rent at an annual rent of 8 million on 1st April 22। ये आ गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये वेयर है वो हमने क्या किया, सेल पे लगाया हुआ था, अब नहीं, सेल पे लगाया तो IS 2 इस पर है, IS 2 पर। अब IS 2 से शिफ्टिंग होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। किस तारीख पर ट्रांसफर है जी?
फर्स्ट अप्रैल, 1 अप्रैल पर 73 मिलियन का ये फेयर वैल्यू। तो ट्रांसफर किस पर होनी है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू पर होनी है। इसका मतलब है ट्रांसफर इन, इसकी एंट्री फिर क्या होगी? क्वेश्चन तो ये है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने लिखना है फेयर वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर 73। इन्वेंट्री आउट होगी कितने पर? अपनी कॉस्ट पर 55। और जो भी गेन या लॉस आएगा फौरी तौर पर रिकॉर्ड उसी तारीख पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना कितना 18 का गेन या लॉस लिखा जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर ट्रांसफर इन हो गई, ठीक। और इसको किस पर लेके जाना है? 80 पर। बाद में फेयर वैल्यू गेन कितना आएगा? 7 का। अब अगर हम नोट पे जाएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट पर जाएं, इधर क्या नहीं, आगे क्या है ना, चाहिए नोट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट, इतना नन्ना मुन्ना सा नोट था, ओपनिंग कोई था नहीं, ओपनिंग कोई था नहीं। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्री होगी 73 पर, 7 का गेन 80 पे आ गया। इजी मार्क्स। अगली कहानी, 2-3 पॉलिसी लिखनी है, पॉलिसी देख के यहां से लिख दिया, फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये कहानी गई, एक सब्सिक्वेंट नोट ये हो गया। दूसरा नोट, रेंटल, एनुअल रेंट कितना था? 8 मिलियन का। अगर हमने 1 अप्रैल पर दिया और 31 दिसंबर पर बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर का रेंट अर्न हुआ 8 अरब, कितने महीने? 9/12, 6 का रेंटल इनकम होगी, 2 की नहीं। चाहे रिसीव हो गए हो पैसे इन एडवांस, चाहे रिसीव हो गए हो, हमने रेंटल इनकम अर्न लिखना है। वो कितनी आया? 6 मिलियन। तो रेंटल इनकम अर्न 6 मिलियन। कोई खर्चे खर्चे की कहानी क्वेश्चन में नहीं दी गई। तो इसका मतलब ये वाला छोटा सा नोट मैंने क्यों पहले ये शुरू किया? मार्क्स, इजी मार्क्स। इसके लिए इजी मार्क्स मींस जिसके ऊपर टाइम कम लगना है और मार्क्स जल्दी गेन होने, वो काम पहले करने। नहीं, हमें ये तो नहीं कहा पहले नोट बनाना लाजमी तौर पे पीपी का, बाद में तुमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है, ये तो नहीं बोला ना। और हमें तो पता है फेयर वैल्यू के ऊपर आना है। CWIP से ट्रांसफर हो तो कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा, बाकी सब सिचुएशन में तो क्या है, फेयर वैल्यू पर ट्रांसफर इन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस उससे पहले ट्रांसफर के ऊपर रिकॉर्ड हो चुका। हमें जर्नल एंट्री नहीं रिक्वायर की उसमें। जर्नल एंट्री रिक्वायर करता तो वो मैं वो वाली एंट्री पास करता। कल को जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है, वी शुड नो द जर्नल एंट्री आल्सो। तो ये हमने जर्नल एंट्री पास की अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए। वैसे बस इतनी सी कहानी। आप एक आधी लाइन और लिख सकते हैं, ओपनिंग भी लिख सकते हैं, एंड पर फेयर वैल्यू पर जाना है। तो ये हमारा नोट मुकम्मल हो गया। अब इसका मतलब है ये जो एक छोटी सी एडजस्टमेंट थी, ये थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हम आते हैं दूसरी, मींस ऊपर वाली 2 एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? पीपी से। और तीसरी एडजस्टमेंट किससे है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो हमने साइड पे कर दी। अब हमारी पीछे 2 रह गई होंगी। ये सारी सारा क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब एक इक्विपमेंट का कॉलम होना चाहिए और एक ऑफिस बिल्डिंग का, बस इतनी सी। नोट जो बनता है 2 अंदाज से बनता है, साथ साथ वो भी